चुनाव मंथन 2013। चुनाव मंथन 2013 में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम। श्रोताओं, चुनाव मंथन 2013 में आज का हमने विषय रखा है चुनाव घोषणा पत्र। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मीडिया प्रभारी हैं भाजपा में, भूपेंद्र गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के, एटी पद्मनाभन जी हैं सीपीआई-एम से, शैलेंद्र शैली जी हैं मीडिया प्रभारी और राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं सीपीआई से, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन जी। आप सभी का चुनाव मंथन 2013 में आकाशवाणी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव घोषणा पत्र की हम बात करने जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं के सामने रखे हैं। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका जो मेन फोकस है भाजपा का, वो क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार मध्य प्रदेश में राज्य में है और शिवराज सिंह चौहान जी विकास केंद्रित राजनीति के एक प्रतीक मध्य प्रदेश में बने हैं। हमने 2003 के पहले जो प्रदेश की स्थिति थी उसको अधोसंरचना विकास के माध्यम से हम निकालकर 2013 तक बहुत बेहतर स्थिति में लाए हैं। तो हम लोगों ने जो प्रयास किया है, शिवराज जी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिन योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं उन पर अभी और बहुत कुछ होना बाकी है जी। एक तो इसलिए हमने उनका कंटिन्यूएशन, उसमें और बेहतर प्रबंधन, वित्त प्रबंधन के साथ हम उनको और मजबूती दें। दूसरा विषय आपने देखा होगा कि पिछले टेन्योर में खास तौर से जो हमारी यूएसपी योजनाएं जो रही हैं, जिससे कि हमको ख्याति मिली है, समाजोपयोगी जो योजनाएं रही हैं, जैसे वेलफेयर में हम देखें तो लाडली लक्ष्मी है, कन्यादान योजना है, या मध्य प्रदेश के किसान को ब्याज मुक्त कर्ज की यदि बात कही गई है, तो ये सब बातें घोषणा पत्र से नहीं निकली। ये उन वर्गों से मुख्यमंत्री की बातचीत के दौरान ये सब बातें निकल के आई, जनसंवाद के माध्यम से निकल कर आई, विभिन्न पंचायतों के माध्यम से निकल कर आई। उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। इसीलिए शिवराज जी का ये कहना है कि हम अपने उस विकास के एजेंडा को जारी रखेंगे और मध्य प्रदेश में उन दिशाओं में जो और कुछ बाकी है उसको और मजबूत काम करेंगे। तो हम एक अकाउंटेबल घोषणा पत्र देना चाहते हैं। हमें मालूम है आप लोग हर 3 महीने में उसकी विवेचना करेंगे कि हमने क्या किया और कितना प्राप्त किया। तो हम चाहते थे कि हम धरातल पर और मजबूती से जो हम कर सकते हैं उन बातों को शामिल करते हुए आगे बढ़े जी। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या जो एजेंडे हैं खास घोषणा पत्र की हम बात करें, क्या क्या खास फोकस है पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाने के पहले प्रदेश के लगभग 100 से अधिक सामाजिक संगठनों और जो जनसेवी संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन सबसे परामर्श किया। हमने जो है प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे और उसके बाद हम एक जो है समाज की जो मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना का जो ताना बाना है, जो पिछले 10 साल में तहस नहस हो गया है, मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, जो है बलात्कार में सबसे ऊपर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है बच्चियां गायब हो रही हैं, मानव तस्करी चरम पर है। यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर हो गई है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान रखकर एक हमने जो है ऐसा पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन, एक ऐसी व्यवस्था का तैयार किया है घोषणा पत्र जिसमें सारे कामों के लिए सरकार रिस्पांसिबल होगी। प्रतिवर्ष हमारी सरकार का हर मंत्री अपनी संपत्ति की घोषणा करेगा। हर साल हम अपनी पार्टी का जो है स्वयं एक श्वेत पत्र जारी करेंगे जिसमें हमारी सरकार ने क्या किया, कितने प्रतिशत हमने जो है काम किए, इन सब की घोषणाएं होंगी। आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थिति मौजूद है, आज बच्ची असुरक्षित महसूस करती है। इसके लिए हमने जो है महिलाओं पर, युवकों पर, नौजवानों पर और किसानों पर फोकस किया है। पिछले घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सबसे बड़ा वादा किया था कि वो 50,000 तक का ऋण माफ कर देंगे। उनकी यह वादा आज के घोषणा पत्र से गायब है। लेकिन हम इस घोषणा पत्र में 51,000 तक के किसानों के ऋण माफी की योजना को लेकर आ रहे हैं। हम हर एक महिला को जिसकी बच्ची वयस्क हो चुकी है वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहें सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम माँ बेटी संपर्क योजना में हर एक माँ और बच्ची को जो वयस्क है उनको एक जो है मोबाइल मुफ्त देंगे। और इसी तरह से जो नौजवान हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में छला गया है व्यापम के माध्यम से, भारी घोटालों के माध्यम से, इन सब चीजों की हम व्यापक जांच कराएंगे। ये हमारी पार्टी ने संकल्प उठाया है। सनत जैन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमूमन हर चुनाव में घोषणाएं होती हैं और इन घोषणा पत्रों की असली परीक्षा होती है जब सरकार बन जाती है। आप क्या कहेंगे, ये जो आपने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को सुना है?
मैं पिछले 10 सालों में जो घोषणा पत्र आए हैं जी, और घोषणा पत्रों के क्रियान्वयन को जब देखता हूं तो एक चिंता भी होती है कि हम एक ऐसे बड़े वर्ग को सारे राजनीतिक दल केंद्रित करते हैं कि जिनके माध्यम से उनको वोट मिल जाए। जी, तो एक सौगात देने की जो सिलसिला चल पड़ा है वो हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रहा है। फिर ये घोषणाएं जो होती हैं एक वर्ग विशेष को लाभ भी होता है और किनको लाभ नहीं भी हो पाता है, लेकिन उन घोषणाओं के आधार पे सारे लोग उसी की तरफ दौड़ने शुरू कर देते हैं। जी, तो ये सामाजिक बिखराव का कारण भी बन रहा है। तो चुनावी घोषणा पत्र ठीक है, लोगों को मिलना चाहिए, शासन के पास पैसा है, लेकिन जैसे हम समझते हैं कि अब 1 लाख करोड़ रुपए या 92,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज हो गया। जी, हम लोगों की चिंताएं कुछ अलग होती हैं राजनीतिक दलों से हटके। आज अमेरिका जैसे राष्ट्र में 7 नगर निगमें वहां की दिवालिया घोषित हो गई, 7 नगर निगमें। जी, तो हम जो कर्ज की इकोनॉमी लेके और सौगातें बांट के यदि हम एक वर्ग विशेष को या सामाजिक व्यवस्था को कहीं रोकते नहीं हैं तो ये कहीं इसके दुष्परिणाम आगे आने वाले समय पे खराब ना हो। एक चिंता एज ए पत्रकार ये रहती है। दूसरा, केवल हम उसी वर्ग को राजनीतिक दल अपना हाथ लगाते हैं जहां बड़ी मात्रा में वोट मिल सकते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं तो वो अपने आप को एक अछूते नागरिक के रूप में देख रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के। आपने भाजपा को सुना, कांग्रेस को सुना, आपका घोषणा पत्र क्या है मतदाताओं के लिए इस बार? मैंने दोनों के सौदा पत्रों को सुन लिया जी। ये सौदा हो रहा है मतदाता के साथ। हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है। हम लोगों ने इसमें इस बात को ध्यान में रखा है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन का और मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन का मॉडल क्या हो। 57 साल से एक मॉडल के ऊपर दोनों पार्टियां अपना सौदा पत्र जारी करती हैं और उसमें बहुत सारी चीजें देती हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि आखिर मध्य प्रदेश की ये जो स्थिति है जी, इतना करोड़ों रुपए कर के रूप में प्राप्त करने के बाद भी आज आम नागरिक प्रसन्न क्यों नहीं है। इसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिया है। हमने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में एक सिटी गवर्नमेंट बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी। ये सिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी। इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधियों को लेकर इस पे डिस्कशन होगा, और अगर कोई वर्ग अपने लिए कोई सुविधा चाहता है या किसी प्रकार की उसकी कोई शिकायत है इस फोरम पे तय होगा। इसको सपोर्ट देने के लिए हमारा कंसेप्ट ये कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विधि आयोग बनाएंगे हम, जहां पर ये इस फोरम पे जो होने वाली बात है इसका मूल्यांकन ये विधि आयोग करेगा कि वाकई हमारे प्रदेश में इसके लिए कोई कानून है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसको कानून को कैसे बनाया जाए इसको वो लेजिस्लेचर के पास भेजेगा। तीसरा, हम लोगों ने अपने इसमें रखा है कि हम यूजर्स कमेटी बनाएंगे जहां पर की सरकारी सेवाओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, वहां के ही लोगों को यह हक है कि वो उसके सुधार की बात करें। एक आदमी जो जिस अस्पताल का उपयोग ही नहीं कर रहा वो वहां पर बैठ के तय नहीं कर सकता कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो यूजर्स कमेटी का कंसेप्ट हम लोगों ने रखा है कि अगर हमको सरकार में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम यूजर्स कमेटी को लेकर आएंगे। तीसरा, हम लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो में ये रखा है कि किसी भी आदमी को हम करदाता शब्द नहीं यूज करना चाहते, हम इसको करना चाहते निवेशकर्ता। ही इज ए इन्वेस्टर, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट से मेरे प्रदेश का उत्थान हो रहा है, मेरे प्रदेश का विकास हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारी पार्टी की मंशा ये भी है कि कर देते समय आदमी को वो बोझा ना लगे, उसको ऐसा लगे कि ये जो कर मैं दे रहा हूं ये मेरे भविष्य के लिए दे रहा हूं, और जिससे कर की चोरी की तरफ उसका ध्यान कम से कम जाए। हम लोगों ने कहा है कि हम निवेशकर्ता का शब्द उपयोग करेंगे। निवेशकर्ता के रूप में जो आदमी अपने जीवन काल में जितना पैसा टैक्स के रूप में राज्य शासन को देगा, 70 साल के बाद हम 10 किश्तों में उसका इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करेंगे, जिससे कि उसको डेवलपमेंट की तरफ उसका ध्यान जाए और वो उसके लिए प्रेरित हो। साथ ही साथ रोजगार के लिए मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,50,000 वर्ग किलोमीटर का, वो क्षेत्रफल कई देशों के मुकाबले बड़ा है। मलेशिया का जो क्षेत्रफल है वो 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है। हम मध्य प्रदेश में पर्यटन की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश हिंदुस्तान के 4-5 बड़े राज्यों से घिरा हुआ है। हमारे पास जंगल है, पानी है, हमारे पास बहुत अच्छा फ्लोरा है, हमारे पास बहुत शांतिप्रिय नागरिक हैं। इनको अगर हमको रोजगार देना है और यदि पर्यावरण को हमको दूषित नहीं होने देना, तो हम पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि संसार के कई ऐसे मुल्क हैं जो सिर्फ पर्यटन की इकोनॉमी पे चल रहे हैं,
और ये संभावना हमारे प्रदेश में है। इसकी अनदेखी सारी सरकारों ने की है। ये जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीके से जो घोषणा पत्र या सौदा पत्र जो जारी किया जा रहा है, इससे हम लोग पूरी तौर से डिफर करते हैं। इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। 57 साल पहले भी मध्य प्रदेश की गांवों की सड़कों पे नाली का पानी सड़क पे बहता था। उस समय भी सड़कों पे धूल उड़ती थी। यही स्थिति आज है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, ना तो यातायात की सही व्यवस्था है, ना किसी आदमी को उसका अधिकार मिल रहा है। इन सारी चीजों का समावेश हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में किया है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, अभी आपने ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को सुना, इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ। हमने ये कहा है कि हम मध्य प्रदेश में राइट टू इन्फॉर्मेशन के आगे की बात कर रहे हैं। हम उसमें देना चाहते हैं राइट टू रिकॉर्डिंग एंड राइट टू विजुअल। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रदेश के किसी कार्यालय में जाता है, वो चाहता है कि आपस की बातचीत रिकॉर्ड हो, तो हम उसको अधिकार देना चाहते हैं, जिससे कि सौजन्यता पैदा हो। क्योंकि अभी शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जब प्रदेश का कोई नागरिक किसी मांग के लिए जाता है, तो ऐसा लगता है कि पराजित मुल्क का कोई व्यक्ति विजेता राज्य के अधिकारियों के पास कुछ भीख मांगने जा रहा हो। हम चाहते हैं कि सौहार्दता पैदा हो। क्योंकि अभी आप देखिए कि बीजेपी के शासन काल में 40,000 कर्मचारियों के साथ मारपीट के केस रजिस्टर्ड हैं। ये वो केस रजिस्टर्ड हैं जो रजिस्टर्ड हो गए। जो देखिए, आपके सामने भाजपा से बैठे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। इतनी सारी बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो आपने कहा है कि आम नागरिक खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है कर्मचारियों के साथ, ये मॉडल ही नहीं जी प्रशासन का। देखिए, श्रीवास्तव जी का दल ना तो पूरी सीटों पे, आधी सीटों पे भी चुनाव लड़ पाता है, ना ही यहाँ पर सीटें कोई जीत पाता है। इसलिए उनकी बात को मैं बहुत विनम्रता से नमन ही कर सकता हूँ और कुछ तो नहीं कह सकता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सनत जी ने जो बात कही थी, कर्ज उस राज्य को दिया जाता है जिसकी साख होती है। और आज मध्य प्रदेश की साख शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले 9 बजट जो है सरप्लस बजट आए हैं। जो 2003 के पहले दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होती थी, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होते थे, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती थी, आज हम सरप्लस बजट दे रहे हैं। इस कारण से एडीबी, वर्ल्ड बैंक और सभी लोग हमको कर्ज देने पर तैयार हैं। दूसरा, रीपेमेंट। अभी जो आपके श्रोता भी सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जब बैंक में जाते हैं तो हर एक को कर्ज नहीं मिलता। आज उनको खुश होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि किसी के पास जाती है या बैंक हमारे पास खड़े रहते हैं कि आप डीपीआर सबमिट करिए, हम आपको लोन देंगे, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, हमारी साख बढ़ी है। इसीलिए कर्ज एक तरफा देख के आप उसको नहीं कह सकते कि कर्ज इतना है तो वो राज्य खराब हो गया। और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बताना चाहता हूं इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, कि मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में है जो 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट प्लानिंग कर रहा है। ये 2003 के पहले भी ये स्थितियां नहीं थी 28 राज्यों में से कि हमने कभी कोई पायदान ऊपर चढ़े हों। तो इट इज अ बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। शैलेंद्र शाली जी हमारे साथ हैं। यह प्रकाश पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। मीडिया प्रभारी हैं आप और राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं सीपीआई से। शैलेंद्र जी, आपने 3 पार्टियों का एजेंडा सुना। हम अपने जो श्रोता हैं, मतदाता हैं, उनके लिए आपने क्या प्लान किया, क्या फोकस है आपकी पार्टी से? जी, हम लोग सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि हम इस मध्य प्रदेश में फिलहाल सरकार बनाने का कोई दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ हमारा कहना यह है कि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में मजबूत वामपंथी प्रतिनिधित्व चाहते हैं, ताकि पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो जन विरोधी फैसले किए हैं, इस प्रदेश की मेहनतकश सेकुलर जनता के हितों से जो खिलवाड़ किया, सबसे पहले उन फैसलों को चेंज किया जाएगा, उन पे कंट्रोल किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ साफ कहा है कि हम मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र, मेहनतकश जनता और श्रम कानूनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रोडवेज को समाप्त कर दिया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगर मजबूत स्थिति में आती है तो हम रोडवेज शुरू करवाएंगे, हम श्रम कानूनों का पालन करवाएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विद्युत मंडल को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया गया, हम उस विद्युत मंडल को पुराने स्वरूप में स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को हम कम करवाएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्मदा घाटी के विस्थापितों के साथ
अन्याय किया गया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सांठगांठ करके मंडला और शिवपुरी जिले में परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, उनको हम बंद करवाएंगे, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति का भगवाकरण किया जा रहा है, उसको दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बार बार धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का षड्यंत्र किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सांप्रदायिक हिंसा विरोधी अधिनियम लाएंगे और हर हालत में हमालों, श्रमिकों और मेहनतकश तबके, किसानों, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से कर्मचारियों पे व्यावसायिक कर थोपा गया है, उसको दूर किया जाएगा और हम समान काम का समान वेतन मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त की जाएगी, ताकि इस प्रदेश की मेहनतकश गरीब सेकुलर जनता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी, आपने एक बात तो कबूल की है कि आप सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं। एटी पद्मनाभन जी हमारे साथ हैं सीपीआईएम से। आपने सुना शैलेंद्र शैली जी को और भी तमाम पार्टियों को जो प्रतिनिधि बैठे उनको सुना। आपका एजेंडा क्या है, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? इस चुनाव में हमारे जो पार्टी का जो एजेंडा है, वो पिछले 4 साल में 5 साल में लगातार हम जो संघर्ष के मुद्दे बनाए हैं, वही मुद्दा हमारा एजेंडा है। जी, आज विकास की बात तो कांग्रेस और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर रही है, लेकिन ये जो वास्तव में विकास की स्थिति क्या है? आज ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों का साक्षरता का प्रतिशत 42%। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के जो चिकित्सा का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है, रोजगार का बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, बल्कि पलायन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते ही इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले लंबे समय से रोजगार का संकट है। पहले तो पूरा गांव के गांव कृषि में निर्भर होते थे, अब तो जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होते, बोनी भी जो है ट्रैक्टर से हो रहा है, और जो कटाई जो है वो भी हार्वेस्टर से, वो गहाई भी हार्वेस्टर से हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के जो विकास की बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। और वो जो गरीब मजदूर ग्रामीण क्षेत्र का है, वो आप शहर के चौहड्डे में, चौराहों में आप निर्माण मजदूर के रूप में जो है मिलेंगे। हमारे मेहनत को खरीदने के लिए कोई खरीदार है कि नहीं, ये पता नहीं। ये स्थिति जो है, इस स्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ ये कोशिश किया है कि यूपीए 1 की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिले, जबकि हम लोगों की मांग ये था कि 180 दिन होने चाहिए कम से कम। उसका अमल जो है, उसमें काफी कुछ जो है देश भर में लोगों को लाभ मिला, ऐसे देखा है। बहुत सारे पायलट को रोका गया, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। उसमें उस एक और प्रावधान उसके अंदर है, यानी एक तो 100 दिन का काम मिलेगा, उस काम के लिए जो आवेदन देगा 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिला उसको भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर क्योंकि आवेदन ही नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर को भी बता दिया जाए कि आवेदन नहीं लेंगे, तो इसलिए आपका आवेदन ही नहीं ला। इसलिए एक भी व्यक्ति को जो है बेरोजगारी भत्ता देने का जो है वो स्थिति नहीं बनी। रोजगार गारंटी के मामले में बिल्कुल जो है भिन्न स्थिति है। यहाँ रोजगार के गारंटी के जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए नहीं, बड़ा बेईमानी और भ्रष्टाचार है। और ये जो एक बात में ये बताना चाहते हैं कि जो आज जो विकास की बात जो कर रहा है, इन कांग्रेस ने भी ये बात की है, शैली जी ने भी बात की, ये विकास की बात ये जनता के लिए बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आएगा। क्योंकि जैसे जो विकास की बात हुई है, क्योंकि निजीकरण के दिशा में दोनों पार्टियां बढ़ रही है। कांग्रेस भी निजीकरण के रास्ते पर है, भाजपा भी। निजीकरण का मतलब केवल और केवल मुनाफा है।